तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा स्वतंत्रता से पहले भारत में उच्च शिक्षा का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी व यूरोपियन ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो अपने इस शासनकाल के दौरान उनकी क्या क्या रणनीतियाँ थी भारत में शिक्षा के विकास के बारे में, और मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के विकास के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रारंभिक के 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में कार्य किया, यानी कि प्रारंभ के जो 60 वर्ष थे उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ मकसद रह गया था व्यापार से केवल लाभ कमाना। तो उस काल में शिक्षा के संबंध में उस टाइम पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, सिर्फ एक ही मकसद था कि किस प्रकार से व्यापार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। उसके बाद में आता 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा, ठीक है, मतलब 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। उसके बाद में 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन थे, जिनके द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। एक बार फिर से देख लीजिए, दो अलग अलग फैक्ट है। सबसे पहले 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने की थी कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता में। उसके बाद में 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन, ठीक है, उन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो आप ये नोट कर लोगे, ठीक है, फैक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है, उन्होंने कंपनियों के अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, तो वो थी जो कंपनी के अधिकारी थे उनकी शिक्षा के लिए। और किसके द्वारा की गई है? 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लेकिन क्या है, 2 ही वर्षों के बाद में इसे बंद कर दिया जाता है कुछ परिस्थिति के कारण। अब आगे इसमें 1917 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किन के द्वारा और कब की गई। तो फिर से देखिए, 1917 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट है 1813 में चार्टर एक्ट में भारत ने शिक्षा के विकास के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। ठीक है, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। लेकिन क्या होता, बाद में 1823 तक ये राशि नहीं दी जाती। ठीक है, और ये क्या है, ठंडे बस्ते में चला जाता है एक्ट। उसके बाद में आता 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रसिद्ध मैकाले स्मरण पत्र। ठीक है, 1835 में एक मैकाले का प्रसिद्ध मैकाले स्मरण पत्र आया, जिसमें कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें बताया गया कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसी विचार को अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इसके बाद में आता है 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच में। 1854 में आता चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको पता कई बार पूछा भी जा चुका है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। और ये कब आया? 1854 में। तो इसमें कुछ बातों का जिक्र था, जैसे कि नंबर 1 था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन से उस टाइम पे तीनों प्रेसिडेंसी शहर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। किसकी तर्ज पर? लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। ठीक है, तो ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच में बताया गया कि जिस तरह से लंदन विश्वविद्यालय उसी की तर्ज पर भारत में जो तीनों प्रेसिडेंसी शहर है, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इनमें लंदन की तरह ही विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए। इसके अलावा इसमें बताया गया कि जो उच्च शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, सिर्फ जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। 1857 में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना कब खोले गए यहाँ पर? 1857 में। और जो माध्यम था क्या था शिक्षा का? वो था अंग्रेजी। उसके बाद में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1882 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई। उसके बाद में है सन 1902 में विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करने के लिए सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया।
यानी कि उसके बाद में 1902 में एक आयोग गठित किया गया यह देखने के लिए कि भारत में विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या उनसे समाज में कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। तो इस बारे में आकलन करने के लिए सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में। और कब बनाए? 1902 में। इसके बाद में इनकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो आयोग हुआ था उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, तो उन सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो कब पारित हुआ? ये 1904 में पारित हुआ। तो इसमें कुछ सिफारिशें थी जो इस प्रकार है। क्या क्या है? एक तो है विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय हैं, उनको स्टडीज़ पर और रिसर्च पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए, अध्ययन और शोध पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट था इसमें विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कि सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होगा किस पर? विश्वविद्यालयों पर। आगे इसमें ये बताया गया कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार होगा। यानी कि जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे उनको ये अधिकार था कि वो विश्वविद्यालयों की क्या क्या क्षेत्रीय सीमाएं हैं उनको निर्धारित कर सकते थे और उनको नियंत्रित कर सकते थे। इसके बाद में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में 1917 में एक आयोग गठित किया गया। ठीक है, तो सरकार के द्वारा लीड्स विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति थे कौन थे? डॉक्टर E.M. सैडलर। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और यह आयोग बना था 1917 में। ठीक है, जिसका कार्य था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय उसकी समस्याओं के बारे में जानने का। ठीक है, उसकी समस्याओं का अध्ययन करने का और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रदान करना। तो इसमें जो M.E. सैडलर थे उनके आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के बारे में। तो कौन कौन सी थी वो देखते हैं। इसमें यह बताया गया कि विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उत्तर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। पहले क्या था, जो विद्यार्थी थे वो हाई स्कूल के पश्चात ही हायर एजुकेशन में चले जाते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उत्तर माध्यमिक परीक्षा के बाद में। ठीक है, यानी 10+2 के बाद में ही वो 3 वर्ष की अतिरिक्त जो सिलेबस है, 3 वर्ष का अतिरिक्त पाठ्यक्रम है, उसके लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। आगे बताया इसमें विश्वविद्यालयों को आवासीय अध्ययन तथा स्वायत्त संस्थानों के रूप में विकसित किया जाए। ये बताया गया कि जो विश्वविद्यालय हैं उनमें हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए और वे स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करें, उन्हें अपने कुछ निर्णय करने के अधिकार दिए जाए। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसके पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा दी जाए। यानी माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्ष की शिक्षा दी जाए और अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई गई इन्होंने कि जो उस टाइम पे विज्ञान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, तकनीकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। तो ये तो हो गया सैडलर की जो सिफारिशें दी थी उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के बारे में। अब आगे हैं 1929 में गठित हार्टंग समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 1929 में एक समिति बनी, कौन सी थी? हार्टंग समिति। उन्होंने बताया था कि जो भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नियम कड़े होने चाहिए। तो भारत में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए सरकार के द्वारा 1948 में राधाकृष्णन आयोग की स्थापना की गई। तो इसका आप ये याद रखोगे डेट, इसे 1948 में बनाया गया था। क्या था ये? राधाकृष्णन आयोग। और इसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते, क्या? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी से कहा जाता है। तो क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी उस समय हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, उनका सामना करने के लिए सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक था। तो सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया था जिसका कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्थाओं की समस्याओं,
वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करना और उनमें सुधार और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सुझाव देना था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति रह चुके थे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, तो वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आयोग ने न केवल शिक्षा के बारे में सुझाव दिए बल्कि यह भी टिप्पणी की कि माध्यमिक शिक्षा हमारी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है। इन्होंने बताया कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो ही हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है और जो सुधार की आवश्यकता है वो माध्यमिक शिक्षा में ही सुधार की आवश्यकता है। तो आयोग ने 10 की बजाय 12 वर्ष की जो माध्यमिक शिक्षा है उसका सुझाव दिया। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो 10 साल की ना होकर माध्यमिक शिक्षा वो 12 साल की होनी चाहिए। तो इसके लिए राधाकृष्णन आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी? तो सबसे पहले जो राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश दी थी वो दी थी कि उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। इन्होंने बताया कि जो हमारी उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन है उसके 3 प्रमुख एम्स होने चाहिए, उसके 3 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। सबसे पहले क्या था, एक तो सामान्य शिक्षा, उसके बाद में सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सामान्य शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को आसानी से मिल सके, जिससे कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो सके। उसके बाद में उन्होंने बताया कि सरकारी शिक्षा किस जो शिक्षा है उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा जो है वो सरकारी विषय होना चाहिए। तो सरकार अपने हिसाब से सभी को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारी जो शिक्षा है वो केवल डिग्री तक ही सीमित ना रहे कि जैसे कोई एग्जाम पास कर लिया और डिग्री मिल गई, बल्कि उन्होंने बताया कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो मतलब व्यवसाय में भी हेल्प कर सके, यानी व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए। जो सेकंड इनकी सिफारिश थी उसमें कहा गया था कि जो विश्वविद्यालय है उससे पहले की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वही हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता थी, किसमें, जो माध्यमिक शिक्षा है। इसलिए इन्होंने बताया कि जो स्कूली शिक्षा है यानी माध्यमिक शिक्षा है वो 10 की बजाय 12 साल की होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट तक होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो शांति निकेतन और जामिया मिलिया की तरह ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण भी शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारा देश क्या है, ग्राम प्रधान देश है, गांवों का देश है। तो इसलिए जब तक पूरा गांव जो शिक्षित नहीं होंगे तो शिक्षा का सही मायनों में कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद में इन्होंने बताया कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। जो भी ये प्रशासनिक सेवाएं होती हैं IAS IPS की, तो इन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी इन सेवाओं में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जो भी विद्यार्थी जाना चाहते हैं उनके लिए स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो इनकी सिफारिश थी राधाकृष्णन आयोग की, इसमें बताया था इन्होंने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए, यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आयोग किया जाए, जो कि सभी विश्वविद्यालयों पर, सभी कॉलेजों पर अपना नियंत्रण रखे। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश वो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ही की गई थी। तो आप ये याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे इसमें इन्होंने बताया था कि जो विश्वविद्यालय उनमें कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए, यानी कि जो स्टडी है, जो क्लासेस है वो कम से कम 180 दिन अवश्य ही चलनी चाहिए, जो पढ़ाई वो 180 दिन अवश्य चलनी चाहिए। तो बाद में राधाकृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सिफारिशों के आधार पर ही 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये अच्छे से याद रखना। इसके बाद में मतलब जो इसका गठन किया गया था वो 1953 में किया गया था, लेकिन बाद में संसद के द्वारा कानून बनाकर इसे 1956 में स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया था। किसको? UGC को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को किसका स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया था। कब? 1956 में। तो ये तो हो गया राधाकृष्णन आयोग। तो उसके बाद में जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था इसका? 1964 में। और किसकी अध्यक्षता में? DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया था। तो आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो कोठारी आयोग की सिफारिश के उपरांत थी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968, वो इसी आयोग की जो सिफारिश के आधार पर बनी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो वर्ष 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय के अध्यक्ष थे, यानी यूजीसी के उस टाइम पे अध्यक्ष थे 1964 में। कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी यानी डीएस कोठारी थे। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इसमें कुल मेंबर जो थे वो 17 मेंबर थे, 17 मेंबर थे उस टाइम पे इसमें, ठीक है, जिसमें कि 6 विदेशी थे और बाकी इंडियन थे। इसके लिए एक कार्यकारी दल भी बनाया गया था। इस आयोग को भारत के शिक्षा इतिहास में आज तक भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है, ठीक है। तो ये भारत में शिक्षा के इतिहास में आज तक का सबसे गहन अध्ययन है। जिस तो शिक्षा को लेकर कोठारी आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी, उनमें प्रमुख है शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार होना चाहिए, यानी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो विज्ञान और तकनीकी में भी सुधार कर सके। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सके। तो बाद में कोठारी आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी शिक्षा को लेकर, तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में सुधार होना चाहिए, यानी जो हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, विज्ञान की व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा है, उन सभी में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की होनी चाहिए, यानी जो हमें शिक्षा मिलती है वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा होनी चाहिए, किसी विशेष धर्म के प्रति उसका लगाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए और शिक्षा स्तरों का विकास किया जाए, यानी शिक्षा विभिन्न स्तरों पर की जानी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया था कोठारी आयोग ने कि जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए। तो इन्हीं सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर लिया था। और बाद में 1968 में 1968 है ये, तो ये 1968 में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई। किसकी सिफारिश पर? डीएस कोठारी की सिफारिश पर। इसके अलावा कुछ और भी सिफारिशें थी। तो सबसे पहले इस सिफारिश में बताया गया था कि जो एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, उसको भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार सौंपा जाए, यानी जो विद्यालय शिक्षा है उसका पूरी तरह से जो नियंत्रण होना चाहिए वो एनसीईआरटी का होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी केब की ओर अधिक अधिकार दिए जाए, यानी जो केब है CABE, ठीक है, तो इसको उन्होंने बताया था कि इसको शिक्षा में ज़्यादा अधिकार दे दिए जाए जिससे कि ये बिल्कुल निडर होकर अपना कार्य कर सके। उसके बाद में इन्होंने बताया था कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। क्या है? जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय विषय का मतलब राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। इसके लिए राष्ट्रीय सरकार नेशनल एजुकेशन नीति बनाए तथा जो राज्य सरकार है वो स्टेट एजुकेशनल एक्ट बनाए। इसके लिए इन्होंने बताया था कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिए और 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री कोर्स का इन्होंने प्रस्ताव दिया था। फिर से देखिए, 3 वर्ष का डिग्री कोर्स और 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री कोर्स का प्रस्ताव भी दिया गया था इसमें। इसके अलावा कोठारी आयोग के द्वारा यह बताया गया था कि जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया था। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी। इसमें IES यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस शुरू करने का सुझाव दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश थी कोठारी आयोग के द्वारा।